गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा प्रजापति पर। साथियों, आज है 10 मई 2024। आज के करंट अफेयर्स में टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया जाएगा। जो भी छात्र रेलवे का फॉर्म भरे हैं, एसएससी का फॉर्म भरे हैं, पुलिस यूपीएससी को भी फॉर्म भरे हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए सारे क्वेश्चंस एक एक करके कवर करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, एचडीएफसी लाइफ के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? एचडीएफसी बैंक है जो कि एचडीएफसी लाइफ भी चलाते हैं, उनके चेयरमैन जो है केके मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अभी केके मिस्त्री कौन है, कौन इसे नियुक्त किए हैं चेयरमैन, और एचडीएफसी लाइफ है क्या? ठीक है, ये सारे क्वेरी जो आपके हैं, सारे पॉइंट्स जो हैं आपको पॉइंट्स में कवर हो जाएंगे। सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं इनके इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो आप समझ लीजिए सारे पॉइंट्स। पहला पॉइंट है साथियों कि IRDAI का फुल फॉर्म्स क्या है। दूसरा पॉइंट है कि सेबी के फुल फॉर्म्स क्या है। तीसरा पॉइंट है PMAC के फुल फॉर्म्स क्या है। ये फुल फॉर्म्स जो होते हैं ना साथियों, वो आपको याद रखना होता है, ताकि आपको क्वेश्चन में अगर कुछ भी पूछे कि सेबी के फुल फॉर्म्स होते क्या हैं, PMAC के फुल फॉर्म्स क्या होते हैं, IRDAI का फुल फॉर्म्स क्या होते हैं, तो ये भी फुल फॉर्म्स आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, और ये मैं ये जो फुल फॉर्म्स आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारे आने वाले पॉइंट्स में आपको पता चल जाएंगे कि मैंने आपको फुल फॉर्म्स ये क्यों बताए हैं। तो पहले आप फुल फॉर्म्स समझ लीजिए। IRDAI का फुल फॉर्म्स क्या होता है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है साथियों, IRDAI का फुल फॉर्म्स होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सेबी के फुल फॉर्म्स क्या होते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। PMAC के फुल फॉर्म्स क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, मैंने आपको तीनों फुल फॉर्म्स बता दिए। अब आते हैं पॉइंट्स पे। मई को, यहाँ पे मई 8 मई को HDFC लाइफ कंपनी ने बताया कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने केकी मिस्त्री को अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। मैंने आपको पहले बता दिया साथियों, जो केकी मिस्त्री को नियुक्त किया गया है HDFC लाइफ के अध्यक्ष, उसे किसने नियुक्त की है, तो मैंने आपको फुल फॉर्म्स पहला बताया था IRDAI। ठीक है, इसके द्वारा ही नियुक्ति की गई केकी मिस्त्री को। ठीक है साथियों, तो फिर से आप समझ लीजिए कि 8 मई को, यहाँ पे 8 मई छूट गया साथियों, 8 मई को HDFC लाइफ कंपनी ने बताया कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने केकी मिस्त्री को अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए इन्हीं के द्वारा ये नियुक्ति की गई, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट है साथियों, केकी मिस्त्री जो है 2000 से HDFC के साथ जुड़े हुए हैं और वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं। ठीक है, तो HDFC बैंक जो है, HDFC बैंक से पहले से जुड़ चुके हैं। ठीक है, केकी मिस्त्री, क्योंकि मैंने आपको बताया 2000 से, 2000 का मतलब ये समझ लीजिए कि 2000 मैं रुपया बोल रहा हूँ, 2000 ईस्वी से। ठीक है, मतलब कि 1999 2000 ऐसे बोलते हैं, तो 2000 से ही ये HDFC के साथ जुड़े हुए हैं केकी मिस्त्री, जो कि वे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर जो कार्य कर रहे हैं, ये क्यों नियुक्ति की गई थी HDFC के द्वारा, ये भी आप समझेंगे आगे पॉइंट्स में। ठीक है, तो अभी तक आपको क्लियर हो गया ना कि HDFC लाइफ के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं, जिनका नाम है केकी मिस्त्री। ठीक है, किसके द्वारा चुना गया, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये चुने गए हैं। और केकी मिस्त्री जो है HDFC से बैंक से 2000 ईस्वी से ही ये जुड़े जुड़े हुए हैं। वो भी किस कौन से पद पर, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर ये कार्य कर चुके हैं। ठीक है, अब समझिए कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर ये कार्य क्यों किए थे। ठीक है, तो HDFC लिमिटेड के विलय होने पर केकी मिस्त्री को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, जब HDFC लिमिटेड बैंक की विलय हो रही थी, मतलब ये कुछ घाटे में जा रही थी। ठीक है, तब इसने केकी मिस्त्री को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है साथियों, अब आपको समझ में आएंगे कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर ये क्यों कार्य कर रहे थे। ठीक है, 2000 से ही कार्य कर रहे थे। चलिए अगला पॉइंट समझिए, केकी मिस्त्री चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य हैं। ठीक है, केकी मिस्त्री, आप
मैंने आपको फेलो सदस्य बोला है, तो फेलो सदस्य क्या होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो पहले आप पॉइंट समझ लीजिए कि केकी मिस्त्री चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य हैं। ठीक है, अब ये फेलो सदस्य क्या होता है वो आप समझिए। फेलो प्रबंधकों और उनकी टीमों की जिम्मेदारियां और कर्तव्यों में मदद करने के लिए एक बैठक प्रबंधन उपकरण है। जैसे कि आप किसी टीम में काम करते हैं, उस टीम में सुपरवाइजर भी होता है, टीम लीडर भी होता है, मैनेजर भी होता है। तो समझिए कि टीम लीड करने वाले जो होते हैं व्यक्ति, जिन्हें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी संभालना पड़ता है, जो कि सुपरवाइजर को भी देखना पड़ता है और सुपरवाइजर के अंदर जितने भी बंदे होते हैं काम करने वाले उन्हें भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो केकी मिस्त्री थे, ये समझिए कि एक टीम लीडर के तौर पर काम कर रहे थे, जो कि टीम को जिम्मेदारियां संभालना, उनके कामों को देखना, ये सब काम उसका था। ठीक है, केकी मिस्त्री जी का। तो इसीलिए बताया गया कि केकी मिस्त्री चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य हैं। ठीक है, चलिए आपको फेलो सदस्य समझ में आ गए ना। अगला पॉइंट है साथियों, मिस्त्री सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गठित प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी के भी सदस्य हैं। ठीक है, मैंने आपको फुल फॉर्म बताए थे साथियों, सेबी और पीएमएसी के फुल फॉर्म्स है ना। तो आप ये समझिए, लास्ट पॉइंट है साथियों, मिस्त्री जो है केकी मिस्त्री सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गठित प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी के भी सदस्य हैं। ठीक है, तो सेबी के द्वारा ये गठित की गई थी प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, ये इनके भी सदस्य रह चुके हैं। ठीक है साथियों, आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि ये प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। तो आप ये समझिए कि प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी का गठन किसने किया था। ठीक है, तो इसका गठन जो है सेबी के द्वारा किया गया था, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया था, जिनके केकी मिस्त्री को भी सदस्य बनाया था। ठीक है साथियों, अब आपको समझ में आ गए सारे पॉइंट्स, मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। 3 मैंने आपको फुल फॉर्म्स बता दिए। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी का गठन किसने किया था, तो आप बता सकते हो इसका गठन सेबी के द्वारा किया गया था। ठीक है, मैं आपसे ये पूछूं कि केकी मिस्त्री जो है एचडीएफ के साथ कब से जुड़े हैं, तो आप बता सकते हो कि सर 2000 ईस्वी से ये जुड़ चुके हैं एचडीएफसी बैंक के साथ। ठीक है, मैं आपसे ये पूछूं कि एचडीएफसी बैंक में ये किस पद पर काम कर चुके हैं, तो आप बता सकते हो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर ये काम कर चुके हैं। ठीक है, अभी जो है एचडीएफसी लाइफ के केकी मिस्त्री जी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है। ठीक है, और मैं आपसे ये पूछूं कि केकी मिस्त्री जी को एचडीएफसी लाइफ के अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो किसके द्वारा किया गया, तो आप बता सकते हो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये नियुक्ति की गई है। ठीक है साथियों, सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है। ठीक है, गूगल पे आप जानते हैं, गूगल चलाते हैं, गूगल पे भी जानते होंगे आप, गूगल एड्स सारे आते हैं साथियों, आप गूगल तो जानते ही जानते होंगे है ना, इंटरनेट वगैरह चलाते हैं। तो गूगल ने अपना वॉलेट ऐप लॉन्च किया है, जो कि भारत में ही लॉन्च किए हैं। ठीक है साथियों, इसका सही आंसर भारत हो जाएगा 4 नंबर। अब आप ये समझिए कि वॉलेट ऐप है क्या। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। 8 मई को टेक कंपनी गूगल ने भारत में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए प्राइवेट डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। ठीक है साथियों, तो गूगल एक टेक कंपनी है साथियों। ठीक है, गूगल क्या है, तो गूगल एक टेक कंपनी है जो कि एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, जो भी एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं उन यूजर्स के लिए प्राइवेट डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। ठीक है, इस ऐप में यूजर्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लॉयल्टी कार्ड, गिफ्ट कार्ड, इवेंट टिकट और पास सहित अन्य चीज़ों को भी स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप गूगल पे चलाते हैं, फ़ोन पे चलाते हैं, उसी तरह से एक गूगल पे वॉलेट लॉन्च किया गया है गूगल गूगल के द्वारा, जिसमें आप डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लॉयल्टी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, गिफ्ट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट में चलाते हैं गिफ्ट कार्ड, लॉयल्टी कार्ड है ना, इवेंट टिकट, ये सभी आप गूगल वॉलेट में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ये गूगल के द्वारा एक वॉलेट लॉन्च किया गया है, बहुत ही अच्छा है साथियों, आप इसे इंस्टॉल करके देख लीजिएगा क्या है इसमें। ठीक है, ये कल ही लॉन्च किया गया, मतलब 8 मई को ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे साथियों। ये ऐप गूगल पे से अलग है, जो पैसे और फाइनेंस को मैनेज करने में मदद करता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया साथियों, जिस तरह से गूगल पे आप चलाते हैं उसी तरह से आप गूगल
वॉलेट ऐप लॉन्च इंस्टॉल कर लीजिए, आपको उनके फीचर्स अच्छे देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसमें से आप डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकेंगे, उसमें क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकेंगे, गिफ्ट कार्ड भी गिफ्ट खरीद सकते हैं आप उसमें, लॉयल्टी कार्ड भी कर सकते हैं और टिकट पास भी ले सकते हैं कहीं और के लिए, ठीक है। चलिए, भारतीय मार्केट में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए गूगल ने 20 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है साथियों। तो गूगल वॉलेट जो लॉन्च किया गया गूगल ऐप के द्वारा, ये जो कंपनी है गूगल, इसने 20 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की है साथियों, ठीक है। अब ये 20 से ज़्यादा ब्रांड्स कौन कौन से हैं, तो कुछ ब्रांड्स मैंने आपको बताए हैं, जिसमें से पीवीआर है, आईनॉक्स है, एयर इंडिया है, इंडिगो है, फ्लिपकार्ट है, पाइन लैब्स है, कोची मेट्रो है और अभी बस समेत अन्य बिजनेस शामिल है। ठीक है साथियों, तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं, जिसमें से गूगल पे ने बताया कि 20 से ज़्यादा ब्रांड्स इसने अपने साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें से कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए। तो गूगल पे वॉलेट आप इंस्टॉल कर लीजिए और उनके फीचर्स का लाभ उठाइए, ठीक है, बहुत ही अच्छा ऐप है। तो आपको मैंने ये बताया कि 20 ब्रांड्स कौन कौन से हैं, तो पीवीआर और आइनॉक्स है, एयर इंडिया है, इंडिगो है, फ्लिपकार्ट है ना साथियों। जब आप इसमें फीचर्स देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएंगे कि ये गूगल पे वॉलेट के गूगल पे के के द्वारा गूगल वॉलेट क्यों लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया कि गूगल गूगल ने अपना गूगल पे वॉलेट लॉन्च किया है, ठीक है साथियों। चलिए, इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस उर्दू साहित्यकार का निधन हो गया। साथियों, उर्दू साहित्यकार थे, मुस्लिम थे ये, जिनका नाम था सलाम बिन रज्जाक, ठीक है। सलाम बिन रज्जाक का निधन हो गया है, जो कि उर्दू साहित्यकार थे, ठीक है साथियों। इनके पॉइंट से वो आप सुन लीजिए। 7 मई को मुंबई में 83 वर्षीय उर्दू साहित्यकार सलाम बिन रज्जाक का निधन हो गया, ठीक है। अब 83 वर्ष की उम्र हो चुके थे, तो उन्हें कुछ तो कुछ बीमारी होगी ना, तभी तो उनका निधन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नबी मुंबई, यानी कि मुंबई, नबी मुंबई बोलते हैं, एक जगह है मुंबई में, जो कि 7 मई को इनका निधन जो है हो गया है 83 वर्ष की उम्र में, ठीक है। ये कौन थे, तो ये उर्दू के साहित्यकार थे, ठीक है। ये उर्दू के पोइट्री लिखते थे, किताबें लिखते थे साथियों। सलाम बिन रज्जाक का जन्म जो है 1941 में रायगढ़ जिले के पनवेल में हुआ था, ठीक है। पनवेल भी मुंबई में ही है, तो इनका जन्म भी है मुंबई में हुआ था, इनकी मृत्यु भी मुंबई में हुई है, ठीक है साथियों। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1941 में इनका जन्म हुआ था, जो कि रायगढ़ जिले में पनवेल में हुआ था। इनका निधन कब हुआ है, तो 7 मई 2024 को इनका निधन हुआ है, ठीक है साथियों। सलाम बिन रज्जाक की 50 से ज़्यादा कहानियां ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित हो चुकी हैं, ठीक है। सलाम बिन रज्जाक को 2004 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। सलाम बिन रज्जाक को गालिब पुरस्कार, महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार समेत कई सम्मान मिले हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया साथियों कि उसे जो मतलब सलाम बिन रज्जाक जो थे, उन्हें 2004 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले थे, लेकिन उसके साथ साथ ये गालिब पुरस्कार भी उन्हें मिल चुके थे, महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिल चुके थे, ठीक है साथियों, क्योंकि वो उर्दू के लेखक थे, ठीक है। उसकी जो कहानियां हैं आप ऑल इंडिया रेडियो पर सुन सकते हैं। सॉरी साथियों, उनकी जो कहानियां हैं आप ऑल इंडिया रेडियो पर सुन सकते हैं, जिसमें से 50 कहानी ऐसे हैं जो कि फेमस है और रेडियो पर प्रसारण हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट देखेंगे आप, तो सलाम बिन रज्जाक की मुदबिर जिंदगी अफसाना रही और नगी दोपहर का सिपाही मशहूर कहानियां हैं, है ना। तो मैंने बताया आपको उर्दू साहित्यकार थे ये, तो जो ये कुछ पोएट्री कहानी लिखे थे, जिसमें से मुदबिर जिंदगी अफसाना रही और नंगी दोपहर का सिपाही, ये सारे मशहूर कहानियां हैं, ये सारे आपको ऑल इंडिया रेडियो पर सुनने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप सुनना चाहते हैं तो आप रेडियो पर जाके सुन सकते हैं, या गूगल पर जाके आप इन्हें सर्च करके सुन सकते हैं। चलिए साथियों, इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस कांग्रेस नेता ने इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो कौन से ऐसे कांग्रेस नेता है जो कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उसका नाम है सैम पित्रोदा, ठीक है। सैम पित्रोदा थे, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे और वो जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं, ठीक है। इनके ये पॉइंट से वो आप समझ लीजिए, सैम पित्रोदा है कौन, ये किस पद पे थे, इसने क्यों रिजाइन दिया है।
ये रिजाइन दिया है, आपको समझ में आ जाएंगे क्यों रिजाइन दिया, ये कांग्रेस के द्वारा ही रिजाइन दिलवाया गया है। ठीक है साथियों, चलिए 8 मई को कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, लोकसभा चुनाव के बीच विवादित बयानबाजी के चलते पित्रोदा का दिया इस्तीफा कांग्रेस पार्टी ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया साथियों कि सैम पित्रोदा जो थे, उन्होंने अभी जो लोकसभा चुनाव चल रही है उसमें कुछ अटपटांग बातें की। उन्होंने अटपटांग मतलब कुछ गलत बातें बोल दी। गलत बातें क्या बोली उसने, तो आप ये सुनिए गलत बातें क्या बोली है। उसका कहना ये था कि भारत के जो ईस्ट के लोग हैं वो चाइनीज दिखते हैं और साउथ वाले जो हैं अफ्रीकन दिखते हैं। इसका कहना ये था सैम पित्रोदा का, जो भी ये इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि भारत के जो ईस्ट के लोग हैं वो हमें चाइनीज की तरह दिखते हैं और साउथ वाले जो है वो अफ्रीकन की तरह दिखते हैं। ठीक है तो समझ सकते हैं आप, इन्हीं के जो बयानबाजी की गई थी, तो इन्हीं इन्हीं के द्वारा इस पर जो कांग्रेस थे इसने कहा कि भारत की विविधता की ये परिभाषा मंजूर नहीं की जाएगी। ठीक है, आप ऐसा वर्ड नहीं बोलोगे, और इन्हीं के बयानबाजी के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी ने इसे स्वीकार भी कर लिया। ठीक है, तो ये जो सैम पित्रोदा जी थे कांग्रेस नेता थे और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, जो कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया अपने गलत बयानबाजी के चलते। ठीक है, तो चलिए इतना आप याद रखिए मैंने आपको कुछ शॉर्ट में बताए हैं। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी घटना हो चुकी है इनके साथ। चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया। साथियों, लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल का सफल प्रशिक्षण जो है यह डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये जो आप पहला पॉइंट देख रहे हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डिफेंस मटेरियल्स एंड डेवलपमेंट स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे फुल फॉर्म्स आपको आगे भी बताने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे कि मैंने क्यों बताया आपको। ठीक है, तो लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल का जो सफल प्रशिक्षण था वह डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा यह सफल प्रशिक्षण किया गया। ठीक है साथियों, इनका पॉइंट्स आप समझ लीजिए, क्या है घटना, क्या कहानी है, आपको पता चलेंगे पॉइंट्स में। पहले आप ये समझ लीजिए कि DMSRDE का फुल फॉर्म क्या है, DRDO का फुल फॉर्म क्या है, HPCL का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन में निकल के आते हैं साथियों। मैं आपसे ये पूछूं कि DRDO का फुल फॉर्म है क्या, ठीक है, या एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि DMSRDE का फुल फॉर्म क्या है, आपसे आपके आपके पास 4 ऑप्शन दे दे और आपको बताने हैं सही आंसर इसका क्या हो सकता है। इसी तरह से मैं आपसे ये पूछूं HPCL का फुल फॉर्म क्या है, तो अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप बता भी नहीं पाओगे और एग्जाम आप गलती करके आ सकते हो। तो फुल फॉर्म्स भी आपको याद रखने होते हैं, तो आप ये जान लीजिए फुल फॉर्म्स ये इसके है क्या। तो पहले समझिए कि DMSRDE का फुल फॉर्म क्या है, तो डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारे फुल फॉर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे आपको पॉइंट्स में भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म्स क्या है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, HPCL का फुल फॉर्म क्या है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है साथियों, मैंने आपको तीनों फुल फॉर्म्स बताए हैं। चलिए मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ। DRDO भारतीय रक्षा मंत्रालय की सब्सिडी यूनिट के तौर पर काम करता है। ठीक है, जो मैंने आपको DRDO बताए हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक जो संस्था है ये भारतीय रक्षा मंत्रालय की सब्सिडी यूनिट के तौर पर काम करता है भारत में। ठीक है, इसकी स्थापना जो है यानी कि DRDO की जो स्थापना है 1958 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। ठीक है साथियों, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि DRDO का फुल फॉर्म क्या है और DRDO की स्थापना कब की गई थी और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं साथियों। तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। पहले आप ये समझिए कि DRDO का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरा मैंने क्वेश्चन ये बताया था आपको कि DRDO की स्थापना कब हुई थी। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों कि इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है साथियों, चलिए सारे कवर कर दिए मैंने आपको। अगले पॉइंट पे चलेंगे आप। 9 मई को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सोशल मीडिया पर
एयर ब्रीथिंग इंजन के लिए लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल बनाने की जानकारी दी थी। ठीक है साथियों, तो डीआरडीओ एचपीसीएल छोड़ देंगे अभी, लेकिन डीआरडीओ डीएमएसआरडी ये सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। तो ये आप ये समझिए कि 9 मई को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई कि हम जो है लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल बनाने की सफलता प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन मैंने इसका जो है प्रशिक्षण किया नहीं है। मतलब मैंने इसको बनाया है, ठीक है, लेकिन मैंने इसका प्रशिक्षण नहीं किया है। इसका प्रशिक्षण जो है किसके द्वारा किया गया, तो इसका परीक्षण जो है डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा यह फिर प्रशिक्षण का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है साथियों, तो 8 मई को जो है डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है इस फ्यूल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, डीआरडीओ के मुताबिक इस फ्यूल को रेजिमेंट फ्यूल नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये जो फ्यूल बनाई गई है इसका नाम है रेजिमेंट फ्यूल। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 8 मई को मैं आपसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि 8 मई को जो है डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च के द्वारा डेवलपमेंट के द्वारा मतलब कौन से फ्यूल का सफल परीक्षण किया गया, तो आपको पता होना चाहिए रेजिमेंट फ्यूल का जो है सफल परीक्षण किया गया है, जो कि डीएमएसआरडीए के द्वारा किया गया। ठीक है, रेजिमेंट फ्यूल को सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रेजिमेंट फ्यूल को मेसर्स बीपीसीएल और मेसर्स मिनरल ऑयल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड से मिलकर तैयार किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि डीआरडीओ जो है बताया गया था कि मैंने इससे बनाए हैं, लेकिन किस किस ने इसने मिलकर बनाए हैं, तो ये आप लास्ट पॉइंट देखोगे तो इसने बनाए, मतलब ये जो रेजिमेंट फ्यूल है इसे किसने बनाया, तो रेजिमेंट फ्यूल को मेसर्स बीपीसीएल और मेसर्स मिनरल ऑयल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने इसे मिलकर तैयार किया है और डीआरडीओ के द्वारा यह बताया गया था, और इसका परीक्षण जो है डीएमएसआरडीए के द्वारा किया गया। ठीक है, मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, सारे कवर कर दिए। अगर आपको समझ में आ रहे हैं साथियों तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं आपको पढ़ने में तो आप हमें थम्स अप भी कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ, जो कि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें और वो भी ये से बेहतरीन क्वेश्चन की तैयारी कर सकें, है ना। इतना डिटेल्स में साथियों आपको करंट अफेयर पढ़ने को मिलता है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और साथियों इसे बनाने में काफ़ी टाइम लगते हैं, 6-6 घंटे 7-7 घंटे लग जाते हैं साथियों तैयार करने में, पॉइंट्स क्वेश्चन तैयार करने में। तो आपका कुछ तो कुछ मनोबल बनता है साथियों कि इतना मेहनत मैं आपसे आपके लिए करता हूँ, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हमारी मेहनत जो है तब सफल होती है जब आप एग्जाम पास करते हो, आप अच्छे से तैयारी करते हो। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे लिए वो अच्छी बात है। और दूसरे साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दीजिए और अपने साथियों को भी बोल दीजिए कि सर का क्लास बहुत अच्छी होती है, आप इसे पढ़िए। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होती है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको जरूर कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगरा का ताजमहल कब बनकर तैयार हुआ था? ये मैंने आपको ना 9 मई के इतिहास में मैंने आपको ये बताया है कि आगरा का ताजमहल क्यों बनाया गया था। ठीक है, तो आप इतना ही समझिए कि आगरा का जो ताजमहल है वो 9 मई को बनकर तैयार हुआ था, इसे बनाने में 22 साल का समय लगा था। ठीक है, चलिए इनका पॉइंट्स आप समझ लीजिए। आपने वो 9 मई का इतिहास नहीं देखा है तो आप इसी यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। डेली आपको 8:30 बजे, यानी कि 10 मई का इतिहास भी आपको आज 8:30 बजे देखने को मिलेगी। लेकिन कल जो है 9 मई का इतिहास डाला गया था, 8 मई का भी इतिहास डाला गया था, जो कि 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया था। ठीक है, और ताजमहल जो है 9 मई को बनकर तैयार हुआ था, इसे बनने में करीब 22 साल का समय लगा था। ठीक है, जो कि शाहजहां ने अपने मुमताज के याद में बनाया था। ठीक है साथियों, और ताजमहल जो जहाँ पे घूमने जाते हैं हमारा, वहाँ पे शाहजहां और उनके मुमताज जो थे उनका कब्र वहाँ पे खोदा गया है। ठीक है, मतलब कब्र बनाया गया है साथियों, तो हम लोग कब्र वहाँ पे कब्र पे घूमने जाते हैं ताजमहल में। ठीक है साथियों, वहाँ पे सफ़ेद मार्बल से बनाया गया है, जो कि दुनिया भर में ये 7वें अजूबे माने जाते हैं ताजमहल। ठीक है साथियों, ऐसा कभी है नहीं, कहीं पे है नहीं। चलिए इनका पॉइंट से कुछ समझ लीजिए। 9 मई 1653 ईस्वी में आगरा में ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। मुगल बादशाह जहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिए। चलिए प्यार मोहब्बत वाली बात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार सम्मानित कब किया गया था? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर आप सुने होंगे, ये कवि हैं, लेखक हैं, है ना।
जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वह यहाँ पे साथियों 7 मई हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका थर्ड दिया गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 7 मई को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये ऐसे पहले भारतीय हैं जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है साथियों, इनका पॉइंट से आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन क्या है। पहला पॉइंट है साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो है आज ही के दिन मतलब 7 मई 1871 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो है 7 मई 1871 में इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, और इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित 7 मई के दिन ही किया गया था। ठीक है साथियों, ये भी अच्छी बात है, इनका जन्म भी था और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। मतलब अपने आप में इनके जीवन में खुशहाली का दिन होगा साथियों, एक त्यौहार का दिन होगा, जो कि हैप्पी बर्थडे तो इनकी थी ही, और इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मतलब डबल डबल खुशी हो गई उनकी उनकी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है साथियों, 1913 ईस्वी में 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ये पहले भारतीय ऐसे थे जिन्हें ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनका जन्म मैंने आपको बता दिया 7 में 1861 ईस्वी में, और इन्हें जो मिला था पुरस्कार नोबेल पुरस्कार वो 1913 ईस्वी में 7 मई के दिन मिला था। ठीक है, तो इनका जन्म देखो 1861 ईस्वी में, और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला तो 1913 ईस्वी में। ठीक है, काफी टाइम लगा इनको नोबेल पुरस्कार पाने में। इन्होंने अपने जीवन में काफी सारे कवि लिखे हैं, कहानियां लिखे हैं, है ना। चलिए, इन्हें ये नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत को मिला इकलौता नोबेल पुरस्कार सम्मान है। ठीक है, मतलब शायद मुझे लगता है कि साथियों कि अभी तक जो है ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार इस क्षेत्र में मिला है। ठीक है, तो अभी तक किसी को मिला नहीं था इस क्षेत्र में, लेकिन इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ये साहित्य के क्षेत्र में इकलौते भारतीय ऐसे हैं जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2200 से भी ज्यादा गीतों की रचना की है। ठीक है, तो आप इनके कहानियां भी सुनते होंगे, पोएट्री भी सुनते होंगे, और कई सारे क्वेश्चन भी निकल के आते हैं साथियों कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है आपके इंटर लेवल में शायद कई सारे पोएम्स भी लिखे गए हैं इनके द्वारा, कहानी भी लिखे गए हैं, तो आप इंटर में शायद पढ़े होंगे, है ना साथियों। मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मुझे कुछ तो याद है कि मैंने इंटर में ये पढ़े थे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही साथियों। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साथियों, ताकि हमें उनसे जो ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइक करने से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट करने से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आपके शेयर करने से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है साथियों, है ना। तो आप छोटी सी चैनल है, लेकिन आपको इससे ग्रो करनी है। ठीक है, और मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप भी थोड़ी तो मेहनत कर ही सकते हो साथियों। ठीक है, और सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, आपको सिर्फ एक बटन दबाने होते हैं। ठीक है, जो आपको वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे अपलोड हो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको 10 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाती है, और 8:30 बजे आपको 10 मई का इतिहास, यानी कि जो भी दिन होता है उसका इतिहास मिल जाता है आपको। ठीक है, उनके सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। चलिए, आपका समय शुभ हो। हरे कृष्णा।